रेस्पिरेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि जो रेस्पिरेशन की मैकेनिज्म होगी उसमें मोस्ट ऑफली 3 स्टेप इन्वॉल्व होंगी। फर्स्ट होती है ब्रीदिंग, ठीक है, सेकंड होगी एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एक्सचेंज ऑफ गैस, और थर्ड होगा ट्रांसपोर्ट ऑफ O2 एंड CO2, ठीक है। फर्स्ट स्टेप स्टार्ट करते हैं हम ब्रीदिंग। हमने डिस्कस किया था ब्रीदिंग जो प्रोसेस है वो 2 स्टेप में कंप्लीट होती है, इनहालेशन और एक्सहेलेशन, ठीक है। ब्रीदिंग का सिंपली मीनिंग होता है इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ CO2। यहाँ तक हमने बात कर ली थी। तो फर्स्ट स्टेप देखते हैं हम ब्रीदिंग, और ब्रीदिंग में भी फर्स्ट पॉइंट होगा इनहालेशन, ठीक है। इनहालेशन का नॉर्मल मीनिंग है ऑक्सीजन लेना, मतलब हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन को अपने लंग्स में आउटर सराउंडिंग से लंग्स में पुश आउट करेंगे, ठीक है। यही हुआ ब्रीदिंग की प्रोसेस, ठीक है। तो इनहालेशन का मतलब रिड्यूस एयर प्रेशर, ठीक है, सो दैट एयर रशेस इनटू द लंग्स। हमें पता है कि जो ऑक्सीजन और CO2 जो गैसियस एक्सचेंज हो रहा है वो गैसेस अपनी हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन क्या करती हैं, मूवमेंट करती हैं, ये बात हमें पता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि कहाँ हमने बात की, एयर प्रेशर क्या होगा, रिड्यूस होगा। जब एयर प्रेशर रिड्यूस होगा इट मीन्स आउटर सराउंडिंग्स में क्या होगा, एयर प्रेशर इंक्रीज होगा। जब आउटर सराउंडिंग्स में एयर प्रेशर इंक्रीज होगा और लंग्स में एयर प्रेशर रिड्यूस होगा, यहाँ लंग्स लिख सकते हैं हम, रिड्यूस एयर प्रेशर into the lungs, okay, so that air rushes into the lungs from outer surroundings, okay, ये बात हमें पता है। तो मतलब अगर मुझे इनहालेशन करना है तो मुझे एयर प्रेशर जो होगा मेरे लंग्स में जो एयर प्रेशर होगा उसको रिड्यूस करना पड़ेगा, ठीक है। हम एक लॉ पढ़ते हैं बच्चों, बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ, बॉयल्स लॉ ये कहता है कि प्रेशर ऑफ कंटेनर, ओके, प्रेशर ऑफ कंटेनर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। किसी भी कंटेनर में जो प्रेशर होगा वो उसके वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब अगर वॉल्यूम ज्यादा है, ठीक है, अगर वॉल्यूम ज्यादा है तो प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, एंड वॉल्यूम अगर डिक्रीज है तो प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। समझ आई बात? मतलब कि मान लो ये क्या है, एयर कंटेनर मैं लूं और इसमें एयर के कुछ मॉलिक्यूल में फिल कर दूं, एक मैं एयर कंटेनर ये लूं और सेम थिंग इज एयर, इसमें भी एयर पार्टिकल्स फिल कर दूं, तो जो एयर पार्टिकल्स होंगे वो क्या करेंगे, इसकी वॉल्स पर प्रेशराइज करेंगे, प्रेशर क्रिएट करेंगे, यहाँ पर भी प्रेशर क्रिएट होगा, ठीक है। तो देख सकते हो यहाँ वॉल्यूम कम है तो प्रेशर ज्यादा होगा, यहाँ वॉल्यूम ज्यादा है तो प्रेशर क्या होगा, कम जनरेट होगा। इट मीन अगर मुझे बाहर से अंदर एयर को लाना है तो सबसे पहले मुझे लंग्स में एयर प्रेशर कम करना पड़ेगा ताकि आउटर सराउंडिंग में एयर प्रेशर ज्यादा हो और एयर इजीली लंग्स में एंटर कर सके, ठीक है। एक बात और ध्यान रखेंगे, इनहालेशन की जो प्रोसेस है इसे नेगेटिव प्रेशर इनहालेशन भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर प्रेशर क्या हो जाता है, जीरो हो जाएगा, ठीक है। मतलब नेगेटिव प्रेशर यहाँ होगा, इस वजह से हम इसको भी क्या कहते हैं, नेगेटिव प्रेशर इनहालेशन कहेंगे। या हम ये भी बोल सकते हैं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कंपैरिजन में लंग्स में प्रेशर कम होता है, इस वजह से हम इसको क्या कहते हैं, नेगेटिव प्रेशर इनहालेशन भी कहते हैं, ठीक है। ये स्ट्रक्चर हमने की थी थोरेसिक चैम्बर की। थोरेसिक चैम्बर में अपर सरफेस पर वर्टिब्रल कॉलम, वेंट्रल सरफेस पर स्टर्नम प्रेजेंट था, साइड साइड में क्या थी, लेटरल साइड में रिब्स प्रेजेंट थी, और बीच में क्या था, थोरेसिक चैम्बर में जो लंग्स है वो सिचुएटेड थी, ठीक है। इसका मतलब, और रिब्स के बीच में क्या प्रेजेंट थी, इंटरकॉस्टल मसल्स प्रेजेंट थी, इंटरकॉस्टल मसल्स प्रेजेंट थी, ठीक है। अब देखते हैं कि इनहालेशन में क्या होगा, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, हम बात कर चुके थे इंटरकोस्टल मसल्स 2 टाइप की होंगी। इनहालेशन में एक्सटर्नल जो इंटरकोस्टल मसल्स होंगी ये क्या करेंगी, कॉन्ट्रैक्ट होंगी, ठीक है। अगर मैं नॉर्मल ब्रीथ करूं तो मुझे इस तरह से ब्रीदिंग करनी, ठीक है। इसका मतलब मैं जब ब्रीदिंग करूंगी तो मेरा जो थोरेसिक चैम्बर है ये बढ़ेगा, ठीक है, आकार में बड़ा होगा, ठीक है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो इनहालेशन की प्रोसेस है उसमें एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल और डायफ्राम, याद रखेंगे डायफ्राम क्या होंगे, कॉन्ट्रैक्ट होंगे, ठीक है। देख सकते हो आप एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल और डायफ्राम क्या हो जाएंगे, इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट होंगी, ठीक है। जब डायफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट होंगी तब थोरेसिक जो चैम्बर होगा, थोरेसिक चैम्बर का जो वॉल्यूम होता है
वो क्या होगा, इंक्रीज होगा, बढ़ेगा। ठीक है, जब ये कॉन्ट्रैक्ट करी तो थोरेसिक चैम्बर भी तो इंक्रीज होगा ना, तो थोरेसिक चैम्बर का वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा। अब देख सकते हो जब थोरेसिक चैम्बर बढ़ेगा तो उसके साथ साथ में लंग्स प्रेजेंट है, तो लंग्स भी क्या होंगे, भर जाएंगे आकार में। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि लंग्स वॉल्यूम ऑल्सो इंक्रीज। अब तुम्हें पता है अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ व्हेन वॉल्यूम इज इंक्रीज एंड एयर प्रेशर विल बी डिक्रीज। तो लंग वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज होगा, लेकिन लंग्स में जो एयर प्रेशर होगा, एयर प्रेशर इन लंग वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज। क्लियर हुई बात। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल और डायफ्राम क्या हुए, कॉन्ट्रैक्ट हुए। जब ये कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो थोरेसिक चैम्बर का वॉल्यूम बढ़ेगा, जब थोरेसिक चैम्बर बढ़ेगा तो उसके साथ साथ में लंग्स भी बढ़ेंगे। ठीक है, जब लंग्स बढ़ेंगे तो प्रेशर कम हो जाएगा। यहाँ तक की बात क्लियर है। ठीक है, अब हमें पता है जब प्रेशर कम हो गया लंग्स में, आउटर सराउंडिंग में, यहाँ आउटर एटमोस्फेयर मान लो, आउटर एटमोस्फेयर है ये वाला। ठीक है, और यहाँ क्या है, एयर प्रेशर हाई है। ठीक है, लंग्स में एयर प्रेशर क्या हो गया, एयर प्रेशर लो है। ठीक है, तो इजीली आउटर से एयर अपनी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में मूवमेंट कर जाएगी। ठीक है, ये है इनहालेशन। ठीक है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं एयर पुश्ड इन, एयर कहाँ चली जाएगी, लंग्स में। समझ आई बात, ये तो हुआ इनहालेशन। अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट, एक्सहालेशन की। अब बात करते हैं नेक्स्ट सेकंड पॉइंट, एक्सहालेशन। ओके, एक्सहालेशन का मतलब है जो प्रोसेस इनहालेशन में हो रही थी जस्ट अपोजिट हो जाएगा। यानी यहाँ हमें क्या करना है, कार्बन डाइऑक्साइड को निकालना है। कार्बन डाइऑक्साइड को निकालना है तो हमें क्या करना होगा, जो प्रेशर है अभी तक थोरेसिक जो चैम्बर है वो इंक्रीज हो रहा था, वो डिक्रीज करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब एयर प्रेशर जो है इंक्रीज इन लंग so that air pushed out from lungs। ठीक है, ये पोजीशन करनी पड़ेगी हमें। लंग्स में थोरेसिक चैम्बर जो है या लंग्स में एयर प्रेशर जो है उसको इंक्रीज करना पड़ेगा। जब लंग्स में एयर प्रेशर इंक्रीज होगा तो थोरेसिक चैम्बर इंक्रीज होगा, होगा कि नहीं होगा। देखो हम इसको इस तरह से समझ सकते हैं, ये क्या है, लंग्स प्रेजेंट है। ठीक है, यहाँ डायफ्राम प्रेजेंट है। ठीक है, अब ये डायफ्राम अभी तक क्या हो रहे थे, कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे। डायफ्राम है, यहाँ इंटरकोस्टल मसल होंगी। ठीक है, अब क्या करना पड़ेगा मुझे, अभी तक लंग्स में ये वाली कंडीशन हो रही थी जब इनहालेशन हुआ था। इनहालेशन हुआ था तब ये कंडीशन थी, यानी कि लंग्स जो थे उनका जो साइज था, वॉल्यूम जो था वो क्या हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, जब मुझे एक्सहालेशन करना है तो जो वॉल्यूम है उसको डिक्रीज करना पड़ेगा ताकि प्रेशर इंक्रीज हो जाए। तो हमने क्या किया, देख सकते हो आप, कंपैरिजन कर सकते हो, यहाँ वॉल्यूम डिक्रीज हो गया तो हम लिख सकते हैं एयर प्रेशर इंक्रीज। ठीक है, एयर प्रेशर लंग्स में इंक्रीज होगा तो ऑब्वियसली जो वॉल्यूम है वो क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ क्या होगा, अभी तक एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल और डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हो रहे थे, यहाँ आकर के क्या हो जाएंगे, रिलैक्स हो जाएंगे आराम से। ठीक है, कोई टेंशन नहीं है। अब रिलैक्स हो गए यानी कि ये वाली कंडीशन अप्लाई हो गई। ठीक है, यहाँ ओनली इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स जो होंगी वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, बाकी सब मसल क्या हो जाएंगी, रिलैक्स हो जाएंगी। ठीक है, जब सारी मसल रिलैक्स होंगी तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जो एयर प्रेशर है वो लंग्स में इंक्रीज हो जाएगा, वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा। जब वॉल्यूम डिक्रीज हुआ, एयर प्रेशर इंक्रीज हुआ तो एयर क्या होगी, पुश्ड आउट हो जाएगी बच्चों। ठीक है, एयर क्या हो जाएगी, बाहर रिलीज हो जाएगी एटमोस्फेयर में, क्योंकि एटमोस्फेयर में प्रेशर डिक्रीज हुआ, लंग्स में प्रेशर इंक्रीज हुआ तो एयर अपनी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में मूवमेंट कर जाएगी। ये हुआ एक्सहालेशन। वन थिंग इज मोर, इन एक्सहालेशन एक पैसिव प्रोसेस होती है बच्चों। एक्सहालेशन क्या है, एक पैसिव प्रोसेस है। हम ये भी बोल सकते हैं बच्चों कि इनहालेशन क्या है, इनहालेशन की जो प्रोसेस है ये एक एक्टिव प्रोसेस होती है।
एक्टिव का मतलब है एटीपी यूज होता है यहाँ पर, ठीक है, एटीपी यूज होगा। तुम खुद सोचो, जब मुझे सांस लेना है तो मुझे मेहनत करनी हो रही है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट हो रही है मुझे इनहालेशन करने के लिए, तो ये क्या हुआ, एक्टिव प्रोसेस होती है। बट जब मुझे एक्सहेल करना है तो मुझे किसी भी तरह की एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है, सो दिस इज एन पैसिव प्रोसेस एंड इनहालेशन इज एन एक्टिव प्रोसेस। इस तरह से इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट हम बात करेंगे एक्सचेंज ऑफ गैसेस। सेकेंड पॉइंट देखते हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एक्सचेंज ऑफ गैसेस स्टार्ट करने से पहले कुछ पॉइंट्स हैं वो देख लेते हैं हम। पहली बात तो ये कि गैसों में जो कंसंट्रेशन प्रेजेंट होगी, ठीक है, गैसों की कंसंट्रेशन को मेजर किया जाता है बच्चों प्रेशर में, ठीक है। सो कंसंट्रेशन ऑफ गैस मेजर इन प्रेशर, ठीक है। कंसंट्रेशन जो होगी गैस की वो मेजर की जाएगी प्रेशर में। एक्सचेंज जो होगा गैसेस का, एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहाँ होगा, बिटवीन एल्वियोलाई। एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा बिटवीन एल्वियोलाई एंड ब्लड कैपिलरी, ठीक है। नेक्स्ट बात क्या है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो होगा वो कैसे होगा, अपनी हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन गैसियस एक्सचेंज अगर होगा, ठीक है, ये बात हुई। गैसियस एक्सचेंज जब अगर होगा तो उस टाइम किसी भी गैस का जो कोई भी गैस जो होगी वो कैसी होगी, जीरो नहीं होगी कभी भी, ठीक है। हम बोल रहे हैं ऑक्सीजन इंटेक कर रहे हैं, CO2 रिमूव कर रहे हैं, ठीक है। हम क्या बात कर रहे हैं, ऑक्सीजन को इंटेक कर रहे हैं, CO2 को रिमूव कर रहे हैं। इसका मतलब हम एक चीज ले रहे हैं तो एक चीज दे रहे हैं, लेकिन कभी भी जो गैस है कोई भी वो कैसे नहीं होगी, जीरो नहीं होगी। इसका मतलब है नो गैस इज जीरो, नो गैस इज जीरो। समझ आई बात, ये कुछ प्रॉपर्टीज हुई। अब देखते हैं डायग्राम किस तरह से गैसियस एक्सचेंज अगर होगा। ये एल्वियोलाई हो गई बच्चों, ठीक है, एल्वियोलाई हो गई, यहाँ हार्ट प्रेजेंट होगा, ये ब्लड कैपिलरीज हो गई, ठीक है। इसको थोड़ा सा ऐसे देखते हैं, एल्वियोलाई हो, हार्ट, और ये हो गई हमारी ब्लड कैपिलरीज, क्लियर है। एल्वियोलाई, यहाँ प्रेजेंट होगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और यहाँ होगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। यहाँ वापस से ऑक्सीजनेटेड होगा और यहाँ होगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। एक बात और ध्यान देने लायक है कि अभी हमने बात की कि कंसंट्रेशन जो है गैस की वो मेजर की जाती है प्रेशर में, यानी कि अगर मैं कंप्लीट एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात करूं तो बच्चों एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर होगा वो होता है 760 mmHg, ठीक है, 760 mmHg, 750 मिलीमीटर मर्क्यूरी, ठीक है, ये हो रहा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो जो गैसियस एक्सचेंज होगा वो पार्शियल प्रेशर पर डिपेंड करेगा। पार्शियल प्रेशर का मतलब होता है कि उस गैस का कितना अमाउंट प्रेजेंट है टोटल एटमॉस्फेरिक प्रेशर में, ठीक है। पार्ट ऑफ गैस, पार्शियल प्रेशर को हम कैसे डिनोट कर सकते हैं, पार्ट ऑफ पर्टिकुलर गैस इज पार्शियल प्रेशर, ठीक है। मान लो कि मुझे ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर निकालना है, ठीक है, क्या करना है मुझे, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर निकालना है, तो मैं क्या करूंगी, अभी मैंने क्या कहा, टोटल पार्शियल प्रेशर में उस गैस का कितना अमाउंट प्रेजेंट है। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कैसे निकालेंगे हम, टोटल गैस का अमाउंट, टोटल एयर प्रेशर या एटमॉस्फेरिक प्रेशर 760 होता है और उस गैस का अमाउंट कितना प्रेजेंट होता है 21, ठीक है, और उसका परसेंटेज होता है बच्चों पार्शियल प्रेशर। टोटल एटमॉस्फेरिक प्रेशर में
किसी पर्टिकुलर गैस का परसेंटेज ही पार्शियल प्रेशर होता है। तो इस तरह से हम निकाल लेते हैं किसी भी गैस का पार्शियल प्रेशर, और ये आता है 159.6। ठीक है, तो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना हुआ? 159.6 ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर हुआ। यहाँ तक की बात क्लियर है? अब देखना, ये जो पार्ट है ये कहलाती है पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी। ये होती है बच्चों पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन, यहाँ जो ये पोर्शन है ये होता है सिस्टेमिक आर्टरी। ठीक है, सिस्टेमिक आर्टरी, और ये होती है सिस्टेमिक वेन। आई थिंक यहाँ तक की बात क्लियर है। ठीक है, क्लियर है? तो सबसे पहले हम देखते हैं बच्चों, एल्वियोलाई में जो पार्शियल प्रेशर होता है ऑक्सीजन का वो होता है 104 mmHg। कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर होता है 40 mmHg। यानी मिनिमम जो पार्शियल प्रेशर होगा कार्बन डाइऑक्साइड का वो कितना होगा? 40 mmHg। तो यहाँ तो हो गई एल्वियोलाई की बात। अब देखते हैं पल्मोनरी आर्टरी में। पल्मोनरी आर्टरी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। डीऑक्सीजनेटेड का मतलब ऑक्सीजन कम, CO2 ज्यादा। तो चलो भाई, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर होगा यहाँ पर 40 mmHg और कार्बन डाइऑक्साइड का होता है 45 mmHg। तो आप कंपेयर कर सकते हो बच्चों, एल्वियोलाई में कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर कम है, लेकिन पल्मोनरी आर्टरी में पार्शियल प्रेशर ज्यादा है। अभी मैंने बताया एक्सचेंज ऑफ गैसेस अगर हुआ हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, तो कार्बन डाइऑक्साइड तो क्या होगी? एल्वियोलाई में चली जाएगी। ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर एल्वियोलाई में ज्यादा है, पल्मोनरी आर्टरी में कम है, तो ऑक्सीजन यहाँ से एंटर कर जाएगी। इस तरह से गैसियस एक्सचेंज है वो फर्स्ट गैसियस एक्सचेंज अगर होता है बिटवीन एल्वियोलाई एंड पल्मोनरी आर्टरी और ब्लड कैपिलरीज। यहाँ तक की बात समझ में आई? ठीक है, अब देखते हैं अब क्या हुआ। ऑक्सीजन आ रही, CO2 चली गई, यानी कि अब ब्लड कैसा होगा? ऑक्सीजनेटेड हुआ। ठीक है, अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है हार्ट के पास में। ठीक है, हार्ट के पास में, और हार्ट क्या करेगा? उस ब्लड को डिफरेंट बॉडी ऑर्गन तक पहुंचाएगा। ठीक है, जब डिफरेंट बॉडी ऑर्गन तक ब्लड जाता है तो यहाँ पर बच्चों टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, और इन टिश्यू में क्या होता है? डीऑक्सीजनेटेड कंडीशन होती है। डीऑक्सीजनेटेड कंडीशन होती है मतलब ऑक्सीजन लेवल लो, CO2 लेवल हाई। अब ये क्या करेगा? टिश्यू क्या करेगा? यहाँ से ब्लड पास आउट हो रहा है, ठीक है, थोड़ा सा ब्लड मुझे दे दो, मेरे को जरूरत है ऑक्सीजनेटेड ब्लड की, मेरे पास डीऑक्सीजनेटेड है। तो ये यहाँ से ट्रांसफॉर्मेशन कर देता है, ऑक्सीजन टिश्यू में एंटर कर जाती है, टिश्यू में बनी कार्बन डाइऑक्साइड वापस से ब्लड कैपिलरी में रिमूव हो जाती है। समझ आ रही बात? तो अब क्या हुआ? कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट ज्यादा हो गया, तो ब्लड वापस से कैसा हो जाएगा? डीऑक्सीजनेटेड। कहाँ? सिस्टेमिक वेन में। ठीक है, एक बात और देखेंगे, यहाँ जो पार्शियल प्रेशर होगा अब ऑक्सीजन का पल्मोनरी वेन में वो हो जाएगा 95। कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर हो जाएगा 40। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का कितना हो जाएगा? 40। सिस्टेमिक आर्टरी में जो पार्शियल प्रेशर होगा ऑक्सीजन का वो होगा 95 और कार्बन डाइऑक्साइड का 40। क्लियर है? ऐसे ही यहाँ जो पार्शियल प्रेशर होगा ऑक्सीजन का वो हो जाएगा 40 और कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगी 45। ठीक है, समझने वाली बात ये है कि जहां प्रेशर ज्यादा वो चीज अपनी लो कंसंट्रेशन में जाएगी, और जिस साइड हायर कंसंट्रेशन होगी वो अदर साइड में चली जाएगी। ऑक्सीजन एल्वियोलाई में ज्यादा होता है तो हाई कंसंट्रेशन से ब्लड कैपिलरी में आ जाएगा। यहाँ CO2 कम है तो यहाँ से CO2 वापस से एल्वियोलाई में चला जाएगा। कहने का मतलब ये है कि एक्सचेंज ऑफ गैसेज होगा वो अगर होगा सबसे पहले एल्वियोलाई से पल्मोनरी आर्टरी के बीच में, और फिर वापस से हार्ट में जाएगा, और हार्ट के बाद में जो सिस्टेमिक आर्टरी है उसके और टिश्यू के बीच में एक्सचेंज होता है गैसों का। तो ये आपका हुआ एक्सचेंज ऑफ गैसेज कंप्लीट। अब देखते हैं गैस एक्सचेंज सरफेस। ठीक है, गैस एक्सचेंज सरफेस हमें पता है कि इस तरह से एल्वियोलाई प्रेजेंट है। एल्वियोलाई है, एल्वियोलाई इंटरनली सेल से क्या होंगी? लाइन होंगी। ठीक है, और यहाँ प्रेजेंट होगा ब्लड कैपिलरी। ओके, ब्लड कैपिलरी भी लाइन होंगी सेल से।
बीच में जो सेल्स प्रेजेंट होंगी वो होंगी बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है। कौन सी होंगी? बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये जो सेल्स हैं एंड मेम्ब्रेन, बेसमेंट मेम्ब्रेन, और ये सेल्स कहलाएंगी स्क्वैमर एंडोथेलियम सेल्स। अब हमने क्या कहा था? ऑक्सीजन एंटर करेगी ब्लड कैपिलरी में, CO2 जाएगी ब्लड कैपिलरी से एल्वेओलाई में, ठीक है। इसका मतलब गैसियर एक्सचेंज कहाँ अकर हुआ? कौन कौन सी सरफेस होंगी? फर्स्ट सरफेस जो होगी वो होगी स्क्वैमस सेल ऑफ एल्वेओलाई। फर्स्ट सरफेस कौन सी हुई? स्क्वैमस सेल्स ऑफ एल्वेओलाई। सेकंड होगी बेसमेंट मेम्ब्रेन, ओके, बेसमेंट मेम्ब्रेन। और थर्ड होगी स्क्वैमस endothelium of blood capillaries. So these three surfaces are involved in exchange of gases. Clear है? इस तरह से complete हुआ exchange of gases.